Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about some questions on NCERT based on the Center of Mass chapter. तो आज हम NCERT के कुछ Center of Mass chapter से related कुछ questions करेंगे। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि कह रहा है कि आपको ये लोकेशन बताना है सेंटर ऑफ मास का कि ये जो सेंटर ऑफ मास होंगे इन बॉडीज का वो कहाँ पे होंगे। जैसे कि स्फेयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, है ना। रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, क्यूब का कहाँ होगा, ईच ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। ये दिया हुआ है, कह रहा है इनके सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेंगे यदि उनका मास डेंसिटी यूनिफॉर्म है। ठीक है, कह रहा है कि डज द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी नेसेसरीली लाइज इनसाइड द बॉडी। तो दोस्तों याद करिए कि हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सिमेट्रिकल बॉडीज के जो सेंटर ऑफ मास होते हैं वो उनके एग्जैक्टली सेंटर पे लाई करते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर आपका जो स्फेयर है एक सिमेट्रिकल बॉडी है, तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे लाई करेगा। सिलेंडर देखिए, सिलेंडर भी अगेन एक सिमेट्रिकल बॉडी है, इसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, सेंटर ऑफ द सिलेंडर जो एक्सिस होता है एक्सिस के ऊपर लाई करता है, और जो एक्सिस का मिडिल पॉइंट होता है यानी कि सेंटर ऑफ द सिलेंडर। रिंग का कहाँ लाई करता है, रिंग है तो रिंग का जो सेंटर होता है वहीं पे लाई करता है। क्यूब का कहाँ लाई करेगा, तो क्यूब का जो सेंटर होगा वहां पे लाई करेगा, क्योंकि सब के सब क्या है दोस्तों, ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होगा इनका, क्योंकि सब के सब ये सिमेट्रिकल बॉडीज हैं। सिमेट्रिकल बॉडीज के जो सेंटर ऑफ मास होते हैं उस ऑब्जेक्ट के सेंटर पे लाई करते हैं। ठीक है, तो आप चाहे आपका स्फेयर हो, चाहे आपका सिलेंडर हो, चाहे आपका सर्कुलर रिंग हो, चाहे आपका क्यूब हो, इन सब का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, जियोमेट्रिकल सेंटर पे, जियोमेट्रिकल सेंटर पे। ठीक है, और इसमें अगला सवाल था कि डज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी नेसेसरी लाई इनसाइड द बॉडी। तो नहीं दोस्तों, ये जरूरी नहीं होता कि सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट के हमेशा अंदर ही लाई करे। जैसे आप सर्कुलर रिंग को देख लें, तो सर्कुलर रिंग में मैटर तो सिर्फ यही रिंग पर है, बाकी तो बीच में खाली है, लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास बीच में लाई करता है, माने कि ऑब्जेक्ट में लाई नहीं करता है। ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं है। तो नो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी शुड लाई इनसाइड द बॉडी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हमारा ये कहता है कि in HCl molecules the separation between the nuclei of two atoms is about 1.27 angstrom. Find the approximate location of center of mass of the molecule given that the chlorine atom is 13.5 times as massive as hydrogen atom and nearly all the masses of an atom is concentrated in its nucleus. तो देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। तो आपसे पूछ रहा है कि एक HCl मॉलिक्यूल है, HCl मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है कि कहाँ लाई करेगा। ठीक है ना, तो सपोज करिए कि ये आपका हाइड्रोजन है और ये आपका क्लोरीन है ना। तो इनके एक इनको मिलाने वाली एक लाइन होगी, है ना। तो जो इनका सेंटर ऑफ मास होगा इसी लाइन, इनके सेंटर को मिलाने वाली लाइन पर ही, और जो मिड पॉइंट होगा उसी पे लाई करेगा। ठीक है, अगर हम मिड पॉइंट को एज ए ऑरिजिन माने, सेंटर ऑफ मास को ऑरिजिन माने, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1.27 एंगस्ट्रॉम। तो अगर ये ऑरिजिन है तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर हम इस डायरेक्शन को x मान ले या इस डायरेक्शन को हम r1 मान ले, मतलब यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को अगर हम r1 मान ले तो ये r2 हो जाएगा। ठीक है, तो R1 क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन R2 अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना। और वो आएगा कितना, वो आपको 1.27 में से R1 को घटाने पे मिलेगा और वो नेगेटिव होगा, यानी कि R2 बराबर माइनस 1.27 एंगस्ट्रॉम माइनस R1, ये हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास का रिलेशन होता है M1R1 प्लस M2R2 इज इक्वल टू 0, यही होता है ना। M1
R1 प्लस M2 R2 इज इक्वल टू 0 होता है। तो अब ध्यान दीजिए कि आपका जो M1 है वो है, कह रहा है कि क्लोरीन एटम इज 35.5 टाइम्स एज मैसिव एज हाइड्रोजन। तो अगर हाइड्रोजन के मास को अगर m मानते हैं तो क्लोरीन का मास कितना हो जाएगा, 35.5 mH हो जाएगा। क्लोरीन का मास 35.5 H हो जाएगा, यानी कि M1R1 यानी कि 35.5 H R1, R1 को R1 ही रहने देते हैं, प्लस M2 कितना है H इंटू R2 की वैल्यू देखिए इतना है, मतलब कि माइनस 1.27 एंगस्ट्रॉम माइनस R1 बराबर 0। ठीक है, तो अगर आपको मेरा लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा तो यहां से समझ लीजिए आप। देखिए आपके पास ये, अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये आई कहां से आ गया, क्योंकि हमने इसको ऑरिजिन मान लिया था और एक्स 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 एक्सिस का डायरेक्शन मान लिया है, तो ये आई यूनिट वेक्टर हो जाएगा, इधर माइनस आई यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो अगर ये एक्स है तो आपका एक्स आई हो जाएगा, ये माइनस एक्स आई हो जाएगा। तो यही है, हालांकि इसका कोई मतलब अगर ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि ये 0 के बराबर होगा नहीं, आई कॉमन करेंगे तो अल्टीमेटली आपका यही वाला टर्म बचेगा। ठीक है ना, तो आपका आ गया M1x1 माइनस M2 इंटू 1.27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए, हमने हाइड्रोजन के मास को अगर मान लो कि M1 है, क्लोरीन का मास M2 है, तो M2 कितना जो है 35.5 M1। अब वैल्यू रख दीजिए M1x माइनस 35.5 M1 1.27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब M1 को आप M1 तो कभी कॉमन कर लेंगे और वो 0 के बराबर होगा नहीं, तो आपके पास यही एक्सप्रेशन बचता है 36.5x बराबर 35.5 इंटू, अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो आपका आंसर आ जाता है 1.235 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम। तो क्योंकि हमने x डिस्टेंस इसको माना था, आप किसी को भी मान लिए तो आपका बनेगा 1.35 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अगर इसने इसको माना होगा, क्योंकि इसने x इसको माना है, तो ये हो जाएगा 1.27 माइनस एक्स। ठीक है, ठीक बात है दोस्तों, ये बात है ना। चलिए हमारा ये काम हो गया। आप इसको डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं, हम लोग के पास फार्मूला होता था डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास निकालने का, है ना, याद है किसी को? अगर याद हो तो कमेंट करके बताओ हमें जरूर। आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं M1x, आप डायरेक्टली M1x बराबर 1.27 माइनस एक्स इंटू M2, ये होता है, आप यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा, आप थोड़ा सोचिए कुछ देर के लिए, मैं आपको टाइम देता हूं, या फिर आप वीडियो पॉज करिए और इसको सोचिए और खुद से लगाने का प्रयास करिए। कह रहा है कि अ चाइल्ड इज सिट्स स्टेशनरी एट वन एंड एंड अ लॉन्ग trolley moving uniformly with a speed v and on a smooth horizontal floor. If a child gets up and runs about on a trolley in any manner, what is the speed of the center of mass of the trolley plus child system? तो देखिए कह रहा है कि किसी सरफेस पे एक ट्रॉली है, ऐसे घूम रही है ना, इस पे ये घूम रही है, इसके एक एंड पे एक बच्चा बैठा हुआ है ना, एक बच्चा बैठा हुआ है इस पे, और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मूव कर रहा है ट्रॉली। अब कह रहा है कि सिस्टम तो क्या हो, सिस्टम आपका पूरा हो जाएगा ट्रॉली प्लस चाइल्ड, सिस्टम में दोनों है, तो ये ट्रॉली मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, इस पे एक वन एंड पे एक बच्चा बैठा हुआ है। अब कह रहा है कि बच्चा अचानक से इस पे खड़ा हो जाता है और दौड़ना शुरू कर देता है, तब कहता है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, क्या होगा? तो जरा ध्यान दीजिए,
कि हम सेंटर ऑफ मास में स्पीड कब निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास मोशन कब करता है। तो याद रखिएगा, हमने बताया होगा आपको कि जो सेंटर ऑफ मास होता है दोस्तों, वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मोशन में आता है। किसकी वजह से आता है? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मोशन में आता है। क्या यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। ये सिस्टम के अंदर ही परिवर्तन हो रहा है। मतलब बच्चा जो बैठा हुआ था और ये ट्रॉली मूव कर रही थी वी वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी से, अब बच्चा अचानक से उठ करके इस पे दौड़ने लगता है। हमने तो बाहर से कोई फ़ोर्स तो लगाया नहीं, तो जो भी इसका सेंटर ऑफ मास होगा, उसका कोई मोशन नहीं होगा, मतलब उसकी कोई स्पीड नहीं होगी। ठीक है दोस्तों? क्यों? क्योंकि यहाँ पर आंसर क्या देंगे कि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम बिकॉज व्हेन द चाइल्ड stand up and run on the trolley, this activity happens inside the system, and hence in the absence of external force there will be no speed of center of mass, there is no motion of center of mass। हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटरनल फोर्स की वजह से सेंटर ऑफ मास में कोई मोशन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, एनी प्रॉब्लम किसी को? अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज आप इसको पढ़ लीजिए। समझने में प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे कमेंट करिए, ठीक है ना? अब आपके सामने मैं कुछ बहुत ही सिंपल से सवाल रखूंगा, है ना? चलिए देखते हैं। तो ये वेक्टर का सवाल है। आप, मुझे लगता है कि हर कोई आसानी से कर लेगा इसको, किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम कर देते हैं। कह रहा है कि सो दैट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कंटेंट बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी इज 1/2 ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है इस वेक्टर और इस वेक्टर के द्वारा बनाया गया एक ट्रायंगल के एरिया के बराबर होता है। ये आपको प्रूफ करना, ठीक है ना? तो पहली बात कि ए क्रॉस बी क्या डिनोट करता है, तो हम यहाँ पे कुछ फिगर बनाएंगे, ठीक है? तो चलिए हम फिगर बना लेते हैं। ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, ये ऑरिजिन है और दोनों एक दूसरे से एंगल थीटा पर इंक्लाइंड है, इंक्लिनेशन थीटा है। तो पॉइंट एम वर्टेक्स है ट्रायंगल, हम यहाँ पर पॉइंट के ले लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट एल ले लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट एम ले लेते हैं। तो एम एन क्या है आपका? परपेंडिकुलर है, मतलब हाइट है। तो अगर ये हाइट है, एंगल थीटा है, तो आपका एम एन क्या हो जाएगा? एम एन। अगर इस ट्रायंगल में आप साइन थीटा कैलकुलेट करें, साइन थीटा क्या होगा? ये हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, तो एम एन अपॉन आपका क्या हो जाएगा? एम एन अपॉन ओ एम, ठीक है? तो एम एन क्या है? एम एन साइन थीटा इज इक्वल टू ओ एम क्या है? ओ एम वेक्टर बी है, एम एन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, क्योंकि लेंथ हम मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो सपोज करिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर बी हम लिख सकें, तो हम इसकी जगह बी लिख सकते हैं, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या आ गया? एम एन अपॉन बी, यानी कि एम एन बराबर क्या आ जाएगा? बी साइन थीटा। तो देखिए जो हाइट आया वो कितना आया? बी साइन थीटा। अब इस एरिया का, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, है ना? इस ट्रायंगल का एरिया जो कि वेक्टर ए और बी से मिलकर बना है, हम लोग जानते हैं कि हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो बेस है आपका ओके, परपेंडिकुलर है आपका एम एन, और दोस्तों लेंथ होता है ना कि वेक्टर होता है, तो आप मैग्नीट्यूड लोगे, यानी कि हाफ ओके का मैग्नीट्यूड क्या है? वेक्टर ए। अगर सपोज करिए कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अगर ए है, तो ये हो जाएगा ए इंटू एम एन। एम एन क्या है आपका? बी साइन थीटा, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या आ गया? हाफ ए बी साइन थीटा। अब दोस्तों हमको ये दिखाना है कि ये जो इक्वल है वो ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ठीक है दोस्तों? तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग काम क्या करते हैं? ए क्रॉस बी निकालते हैं। जरा याद करिए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं इन सबको
इरेज कर रहा हूँ। तो अगर आपको दिक्कत हो तो वीडियो पॉज़ करिए और बार-बार इसको देखने का प्रयास करिए। तो देखिए दोस्तों, 2 वेक्टर्स हैं ए और बी और उनके बीच का एंगल है थीटा और हम ए क्रॉस बी निकालना चाहते हैं। उनका वेक्टर डिफाइन करना चाहते हैं। तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू साइन थीटा इनटू डायरेक्शन ऑफ अलोंग द परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अगर मान लीजिए कि अगर हम नॉर्मल वेक्टर इस डायरेक्शन में है, क्यों जो कि होगा भी इनके परपेंडिकुलर, तो ये होगा यूनिट वेक्टर एन। अगर इसका आप मैग्नीट्यूड निकालोगे ए क्रॉस बी, हमने कहा कि अगर ए का मैग्नीट्यूड ए है और बी का मैग्नीट्यूड अगर बी है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये हो जाएगा ए बी और साइन थीटा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर होता है। तो ये हो जाएगा 1, यानी कि ये क्या आ जाएगा आपका ए बी साइन थीटा। ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए कि इस ये जो वेक्टर था इससे 2 ट्रायंगल बन रहे थे, ध्यान दीजिएगा। एक ट्रायंगल ये बन रहा था, ये ट्रायंगल ये बन रहा था। तो पूरे का एरिया कितना हो जाएगा? इतने का एरिया हाफ ए बी साइन थीटा है, तो पूरे का एरिया कितना हो जाएगा? ए बी साइन थीटा। तो देखिए जो ट्रायंगल बना 2, इन दोनों का एरिया कितना है? ए बी साइन थीटा। ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा के बराबर हो गया। बस यही आपसे प्रूफ करने के लिए वो कह रहा था। ठीक है ना? चलिए, कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज़ ये आप वीडियो आसानी से देख लीजिए। ठीक है ना? क्या इसने प्रूफ किया है आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से, यानी कि ए क्रॉस बी जो होता है मैग्नीट्यूड, वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है। ठीक है ना? और पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा? 2 टाइम्स जो ए क्रॉस बी होगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, पैरेललोग्राम के एरिया से निकाल सकते हैं। बाय द वे मैंने जैसे बताया आप वैसे कर सकते हैं, नो डाउट। चलिए, आपके सामने एक और क्वेश्चंस है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है? क्वेश्चन है कि सो दैट A डॉट B क्रॉस C is equal to the magnitude of the volume of the parallelepiped formed on the 3 vectors ABC। दोस्तों, जो हम वेक्टर का 3 डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं ना, तो इन सब का ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। याद रखिएगा कि इसको ज्योमेट्री में इसका मतलब क्या हुआ। जैसे अभी हमने पढ़ा A क्रॉस B, इसका ज्योमेट्री में क्या मतलब है? तो दोस्तों ए क्रॉस बी कुछ और नहीं बल्कि पैरेलल, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है। अगर इसी का आप हाफ कर देंगे ना, तो वो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाता है। तो इन सब क्या है, आपको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हो यहाँ पे। आप इसको एज ए क्वेश्चन मत लीजिए, एज ए आप इसको सीखने के ख्याल से लीजिए। अब हम देखेंगे कि इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, ज्योमेट्री में इसका क्या इस्तेमाल है। तो दोस्तों ए डॉट बी क्रॉस जो होता है वो पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम देता है। अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे और फिर देखेंगे कि ये एक्चुअल में किसी पैरेललोपाइप्ड का ये वॉल्यूम बताता है ये ए डॉट बी क्रॉस से। आपको यही बात प्रूफ करनी है। ठीक है? आइए चलिए देखते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो देखिए आपके पास 3 वेक्टर्स हैं ए, बी, सी, उससे आप एक पैरेललोपाइप्ड बनाइए। पैरेललोपाइप्ड सपोज़ करिए कि ये आपका वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। तो यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये जो प्लेन है आपका एबी, एबी प्लेन के परपेंडिकुलर कौन-सा वेक्टर होगा? वेक्टर सी। तो हमने मान लिया है कि यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन यही है। ठीक है? तो आपसे क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है? ज़रा ध्यान दीजिएगा। ए डॉट बी क्रॉस सी। तो देखिए बी क्रॉस सी, देखिए बी क्रॉस सी में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो चलिए निकालिए तो। बी क्रॉस सी क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू साइन, दोनों के बीच क्या एंगल? 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब हम मान लेते हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ बी है वो बी है और मैग्नीट्यूड ऑफ सी है वो सी है और मैग्नीट्यूड ऑफ ए है ए है। तो ये साइन 91 होता है, यानी कि बी क्रॉस सी बराबर क्या आ गया आपका? BC।
और देखिए साथ में यूनिट वेक्टर भी होगा ना, बी क्रॉस सी का यूनिट वेक्टर क्या होगा? आपका ये होगा। वेक्टर ए के डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है आपका जो डायरेक्शन होता है। तो BC इनटू आपका यहाँ यूनिट वेक्टर अगर मान लें ये आपका N1 है, आपका ये N2 यूनिट वेक्टर है और ये N3 यूनिट वेक्टर है। तो डॉट यहाँ पर N2 यूनिट वेक्टर, डॉट N2 यूनिट वेक्टर, यानी कि B क्रॉस C क्या आ गया? BC डॉट N2 यूनिट वेक्टर आ गया। ठीक है ना? अब जरा ध्यान दीजिए, आपको क्या निकालना था? आपको निकालना था A डॉट B क्रॉस C निकालना था। अब A की वैल्यू तो A ही रहेगी, डॉट B क्रॉस C की वैल्यू कितनी आई है? VC इंटू N2। अब देखिए A का डायरेक्शन और N2 यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री, है ना? तो अब डॉट प्रोडक्ट लगाइए, A डॉट B बराबर क्या होता है? AB cos थीटा। तो अगर सपोज करिए ये है, हम निकाल रहे हैं A डॉट BC इंटू N2 यूनिट वेक्टर, N2 यूनिट वेक्टर। ठीक है ना दोस्तों? चलिए मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से बता देता हूँ यहाँ पे। तो हमको आपको निकालना है A डॉट BC इंटू यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये आपका स्केलर हो गया BC, B इंटू सी है, ये BC नहीं है, कोई साइड नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये B इंटू सी है, मतलब ये मैग्नीट्यूड ऑफ B है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी है। अब देखिए A और N2 का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर लगेगा डॉट प्रोडक्ट, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ A और BC तो स्केलर है ही, और मैग्नीट्यूड ऑफ N2 इंटू कॉस थीटा, और थीटा कितना है दोनों के बीच? 0 डिग्री। तो अगर मैग्नीट्यूड A है, ये B है, ये C है, और ये आ गया 1, यानी कि आपका क्या आ गया? A डॉट B कॉस C क्या आ गया? ABC, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B, मैग्नीट्यूड ऑफ C। यानी कि अगर ये मान लीजिए लेंथ है, ये ब्रीथ है, ये हाइट है, तो आपका देखिए A डॉट B क्रॉस C बराबर क्या आ गया? LBH आ गया। और दोस्तों पैरेललोपाइड का यही तो वॉल्यूम होता है, LBH। यानी कि आपका जो ये आया A डॉट B क्रॉस C, ये किसकी वैल्यू दे गया? ये आपको वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड की वैल्यू दे गया आपका। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे आज। हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगले दिन कुछ एनसीईआरटी के और सवालों के साथ। तो प्लीज आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।